मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा। आज मैं संस्कृत साहित्य का इतिहास भाग 2, जिसमें महत्ता एवं विस्तार बतलाना है, उसे लेकर आई हूँ। भाग 1 में मैंने आप लोगों को संस्कृत साहित्य के स्वरूप के विषय में बताया और आज उसकी महत्ता और विस्तार की चर्चा करेंगे। महत्ता के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति ही संस्कृत आश्रया, अर्थात भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। बिना संस्कृत के हम इस उपमहाद्वीप के विषय में उसकी संस्कार, परंपराएं, इतिहास, गीत, संगीत, नाट्य, काव्य, कला, किसी भी क्षेत्र में किसी भी तत्वों का हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्कृत क्या है? संपूर्ण ज्ञान के मूल में है। तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि साहित्य क्या है। तो साहित्य ज्ञान के संचित कोश को कहते हैं और ज्ञान के कई विषय हैं। सभी जितने संपूर्ण विषय हैं, चाहे वो मानविकी हो, कला हो, या भाषा के क्षेत्र में हो, विज्ञान हो, सभी क्षेत्र जो हैं उसमें संस्कृत साहित्य की अमूल्य भूमिका है। तो आज मैं महत्ता इसके विषय में कुछ चर्चा करूँगी। संस्कृत साहित्य को हम एक साधारणतया उसको इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं: वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, अनुदित साहित्य और अभी वर्तमान में कंप्यूटर युग, उसके प्रभाव से जो उत्पन्न हुआ है संस्कृत साहित्य का स्वरूप, उसके विषय में हम समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि वैदिक साहित्य के स्वरूप के विषय में विस्तार से मैंने आपको बताया था और उसी आधार पर लौकिक साहित्य किस तरह से वेद और ब्राह्मण साहित्य, सूत्र साहित्य और उसके बाद हमारा जो लौकिक साहित्य की जो धारा प्रवाहित होती है, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। तो संस्कृत साहित्य की महत्ता एवं विस्तार को इस दृष्टि से समझा जा सकता है और इसलिए मैंने इसके विस्तार को समझाने के लिए ये एक सामान्य रूप से रेखांकित किया है कि वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, फिर अनुदित साहित्य और फिर अंतिम में वो कंप्यूटर का समय जो आया है, जो वर्तमान युग है। तो इस परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्ता को हम समझेंगे और विस्तार भी जानेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ही मैंने बता दिया था कि संस्कृत साहित्य का विस्तार किस प्रकार से है और लौकिक साहित्य जो रामायण, महाभारत और पुराण, इन काव्यों से आरंभ होती है, जिसे हम एक काव्य युग या अलंकार शास्त्र या साहित्य शास्त्र का एक स्वर्णिम युग समझ सकते हैं, वहाँ से लौकिक साहित्य का आरंभ होता है। और इसमें थोड़ी भाषागत, संस्कृत के भाषागत जो विशेषताएं हैं उसमें भी थोड़ा अंतर हम देखते हैं और धीरे धीरे यह जो भेद है वह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो बढ़ता ही जाता है, ये विभेदीकरण स्पष्ट हो जाता है और इस कारण संस्कृत साहित्य के स्वरूप को भी वह प्रभावित करता है। तो लौकिक साहित्य में जैसे हमने बताया काव्य, गद्य, नाटक, चंपू काव्य और महाकाव्य, ये सब की एक लंबी परंपरा है और उस पर हम विशेष विस्तार में नहीं जाते हुए, बस यही, चूँकि मैंने इसके विषय में मैं बता दी हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं यही कहूँगी कि लौकिक साहित्य जो है वो रामायण से शुरू होती है और आगे बढ़ते बढ़ते वर्तमान युग तक यह कायम है। और इसके बाद जो
एक वह भी समय आया जब इस प्रदेश में, भारत देश में कुछ बाहरी आक्रमणकारी या कुछ बाहर की जातियों का प्रवेश हुआ, जिसमें यूनानी हैं, शक, सीथियन, और फिर मध्य युग का आरंभ होता है, और साथ ही उसके बाद फिर आरंभ होता है, अंग्रेज़ों का आगमन होता है। फ्रांस, इससे पहले फ्रेंच और डच ये सब आ चुके थे। तो इस तरह से एक भारत में इन जो विदेशी लोगों का जो आगमन हुआ, उससे भी इसके संस्कृत साहित्य के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ा। जैसा कि संस्कृत का वह जो समय था, उसके बाद बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ, और साथ साथ उसमें भाषागत जो परिवर्तन है वो भी देखते हैं। संस्कृत से वो फिर पाली और फिर प्राकृत और अपभ्रंश, इस प्रकार भाषा का भी एक विकास होता है। और इसी दौरान संस्कृत की जो मूल ग्रंथ है, उसके अनुवाद की एक लंबी परंपरा शुरू हुई, जिसमें प्राकृत में अनुवाद किया गया, जैसे पौवम चरित, जिसमें श्री रामचंद्र के चरित्र का वर्णन किया गया है। विमल सूरी ने इसकी रचना की है, जैन कवि। तो इस तरह से हम एक लंबी परंपरा की शुरुआत समझ सकते हैं, जिसमें चीनी यात्री फाहियान आते हैं इस देश में और बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, बौद्ध धर्म को समझते हैं। उसी प्रकार से ह्वेनेत्सांग सांग का भी आगमन होता है। फिर आगे हम जब जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो इस ढंग से बहुत धर्म से जुड़े लोग जो बौद्ध भिक्षुक हैं, उनका आगमन होता है, और इससे हमारा जो धर्म और दर्शन है, उस साहित्य से वे प्रभावित होकर कुछ इतर साहित्य की भी रचना करते हैं। तो संस्कृत साहित्य का जो स्वरूप है वो एक अनुदित, उस समय भाषाएं भी अपने चरम पे थी, भाषा का विकास भी बहुत अधिक हो चुका था, आंचलिकता और एक व्यापक स्वरूप भी दिख रहे थे भाषा में, जिसमें हम देख सकते हैं कि पाली प्राकृत इन सब का व्यापक प्रभाव रहा। पाली में हम बौद्ध साहित्य की रचना देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अरबी, फ़ारसी, तुर्की और उर्दू, इन सब भाषाओं का विकास हुआ। और इसी में संस्कृत की जो धाराएं हैं वो भी बहती गईं, और उन धाराओं को तेज प्रवाह देने के लिए एक तरह से इन ओरिजिनल जो मौलिक हमारे ग्रंथ हैं उसका अनुवाद शुरू हो गया। और उसी में हम देखते हैं, जैसा कि जब पाश्चात्य विचारकों ने संस्कृत साहित्य को देखा, समझा और उसका अनुशीलन किया, तो उन्होंने उसका एक व्यापक आयाम प्रस्तुत किया, जो एक मतलब क्या कह सकते हैं कि एक इस उपमहाद्वीप से संबंधित जो मात्र रह गई थी साहित्य, उसको अब एक पश्चिम के देशों ने भी स्वीकृति प्रदान की, और इस कारण इस संस्कृत साहित्य का व्यापक विस्तार हुआ। जैसा कि मध्य युग में हम देखते हैं कि दारा शिकोह का नाम आता है, जिन्होंने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। और इसी तरह कुछ ऐसे संत भी हैं जिन्होंने इस संस्कृत साहित्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम जब ब्रिटिश इंडिया और या ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस देश में आती है, तो उस समय कुछ पाश्चात्य विचारक या शासकों का इसके संस्कृत की उत्कृष्ट परंपरा और अमूल्य धरोहर के प्रति आकर्षण होता है, और वे पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, पांडुलिपि हैं, उनके संरक्षण में अपनी भाषा में उसका अनुवाद करके ही एक नई प्रकार की शैली का प्रचलन किया। और इस तरह से संस्कृत साहित्य को एक अंतर्राष्ट्रीय, एक ग्लोबल जो डायमेंशन जो कहा जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्राप्त हुआ, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम ने तो संपूर्ण विश्व को मोहित कर दिया। विलियम जोन्स ने 1789 में इसका इंग्लिश में अनुवाद किया,
और यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम केवल भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही जो दिख रहा था वो अब संपूर्ण विश्व पटल पे प्रस्तुत हुआ, और इस कारण एक संस्कृत साहित्य की उज्जवल जो भविष्य है वह दिखने लगी। और जैसे ही हम मैक्स मुलर, शोपेनहावर, ये पाश्चात्य जो विचारक हैं, ए बी कीथ आदि ने संस्कृत की साहित्य की बहुत सेवा की और अपनी भाषा में जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी इस साहित्य का अनुवाद किया। जैसे हम देखते हैं तंत्र साहित्य के विषय में, तो तंत्र साहित्य जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है, जो एक तरह से नैतिक शिक्षा देते हैं, और इन पंचतंत्र और हितोपदेश की कथाओं का सबसे ज़्यादा एक कहा जाए कि विश्व में एक तरह से कीर्तिमान है कि इन कथाओं का सबसे ज़्यादा अनुवाद हुआ। तो एक तरह से संस्कृत की जो मौलिक जो संस्कृत है उसमें भी परिवर्तन होते होते एक अनुवाद के रूप में हमें दिखती है। इस साहित्य में इसका प्रभाव, अन्य भाषाओं का भी प्रभाव रहता है, और इस तरह से संस्कृत साहित्य का एक अनुवाद स्वरूप हमें दिखलाई पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक परिवर्तन की प्रक्रिया और हर एक काल में किस ढंग से परिवर्तन हुआ, और भाषा का तो स्वरूप ही होता है परिवर्तनशील, उसमें प्रवाहमयता होनी चाहिए और समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें ढलने की क्षमता होती है। और संस्कृत भाषा अपने आप में इस मायने में अद्भुत है, और नए नए शब्दों के प्रयोग में और नए विचारों को समावेश करने में इस भाषा की अद्भुत महती भूमिका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जैसे वैदिक संस्कृत से स्वरूप बदला तो लौकिक संस्कृत हुआ, फिर लौकिक संस्कृत में भी कई भाषाओं का उदय हुआ और उससे उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ, और एक अनुवाद के रूप में उसका हम देखते हैं, एक स्वरूप अनुदित साहित्य जो हम कह सकते हैं। और इसकी भी एक विशाल परंपरा है, चाहे वह मेघदूत हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, हमारा वैदिक साहित्य हो, रामायण, महाभारत, ये सभी कई भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि संस्कृत साहित्य के विस्तार की एक उज्ज्वल श्रृंखला है। और अभी जैसे वर्तमान युग मेरा, तो वर्तमान अभी कंप्यूटर का समय है, कंप्यूटर युग है, और इसलिए इसके स्वरूप में भी थोड़ा बहुत और समय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है इस साहित्य में भी। और एक तरह से इसके लिए कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें फंक्शनल संस्कृत और कम्युनिकेटिव संस्कृत, इसकी बातें हो रही हैं कि हम किस प्रकार से कंप्यूटर के लिए इस भाषा को किस प्रकार से और भी ज़्यादा परिमार्जित करें, उसकी उपयुक्त बनाएं। और इसके लिए ही हम देखते हैं कि एक दूसरे प्रकार की साहित्य का उदय हो रहा है, जिसमें कम्युनिकेटिव संस्कृत संभाषण का कैसे सरलतम तरीका हो, और फंक्शनल संस्कृत, ये दोनों एक विभाग जुड़ गए हैं, और जो समय के अनुसार और अन्य भाषाओं के साथ एक सामंजस्य बनाते हुए इस भाषा का प्रवाह अपने आप तेज गति से हो रहा है। तो अभी भी कंप्यूटर के लिए इस भाषा को सबसे उपयुक्त माना गया है। और ये भी सही है कि पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण की जो एक अद्भुत ग्रंथ दी है, वह विश्व साहित्य में अपने आप में निराला है। और इस ढंग के ग्रंथ जो हैं वो शायद ही किसी साहित्य में मिलते हों, जिसमें इतने सुंदर ढंग से एकदम सूत्रवत सब शब्दों को ग्रहण करने की, उसके प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार विभाग करने की, यानी व्युत्पत्ति मूलक व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से हम देखें। और फिर वर्तमान युग में जैसे हम आते हैं, तो ब्रिटिश काल के विषय में मैंने बताया, और अभी कंप्यूटर युग में आ गए। तो ब्रिटिश काल में भी जैसे
कुछ ऐसे हैं, इसको हम दो ढंग से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला हुआ कि प्री इंडिपेंडेंस जो संस्कृत स्कॉलर हैं, और एक पोस्ट इंडिपेंडेंस संस्कृत स्कॉलर। तो प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले के जो संस्कृत विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी साहित्य लिखी है, और ये इंटरनेशनल ऑडियंसेस यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे दर्शक हैं उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें एस.एन. दास गुप्ता, एस.के. डे, मैसूर हिरियन्ना, पी.वी. काने, एस. राधाकृष्णन, वेंकटया राघवन, सी. कुन्हन राजा, एस. राधाकृष्णन और वी.एस. सुखथंकर का नाम आता है। तो ये सभी जो हैं वो प्री इंडिपेंडेंस संस्कृत स्कॉलर हैं, और इसमें भी संस्कृत की सेवा हुई है। संस्कृत साहित्य का जैसे पी.वी. काने का जो संस्कृत हिंदी कोश है, और इसी में अभी मुझे स्मरण आ रहा है कि पाश्चात्य विचारक मोनियर विलियम का जो संस्कृत इंग्लिश जो शब्दकोश है, तो ये सारे साहित्य इस संस्कृत साहित्य से जुड़ जाते हैं। और जहाँ तक पोस्ट इंडिपेंडेंस संस्कृत स्कॉलर की अगर बात हो, तो रामकरण शर्मा हैं, स्वामी राम भद्राचार्य, पी. रंगराजन, चामू कृष्णा शास्त्री आदि हैं, जिन्होंने संस्कृत की सेवा की है और संस्कृत साहित्य का प्रणयन किया है। और आज ये संस्कृत के साहित्य की एक विस्तृत चर्चा मैंने बताई कि किस तरह से वैदिक से लौकिक से फिर अनुवाद का वो युग आता है, और वर्तमान समय जो कंप्यूटर का समय है उसमें किस तरह संस्कृत साहित्य का विकास होता है। तो इसके महत्ता को इस परिप्रेक्ष्य में हम समझ सकते हैं, और इसके विस्तार को भी हम समझ सकते हैं। और अगले क्लास में मैं आपको इसकी क्या महत्ता के विषय में मुख्य रूप से सभी तथ्यों को लेते हुए, सभी तत्वों का जैसे प्राचीनता हुआ, इसका सर्वांगीण स्वरूप हुआ, इन सभी तथ्यों को लेते हुए उसकी विस्तार से चर्चा करूँगी। धन्यवाद।